Welcome back, students. In Modern History Part 5 presented to you only by Sonia PCS. So let's discuss about it. हम आ गए थे जिन्ना 14 पॉइंट्स में और अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन। आपको पता है इससे पहले 4 पार्ट्स हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आप सब लोग उनको देखिए अच्छे से, अपना हिस्ट्री रिवाइज कीजिए और बीपीएससी प्रीलिम्स में अपने मार्क्स इंश्योर कीजिए। आपके 10 to 15 जितने भी क्वेश्चंस आपके आए सब यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अब जिन्ना के 14 पॉइंट्स ये क्या थे? नेहरू रिपोर्ट जैसे ही आपकी आती है उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो अपना एक अलग से मुस्लिम पर्सपेक्टिव रख रहे थे, उनको वो जो पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट के वो पसंद नहीं आते हैं। इसके बाद उनके जो 14 पॉइंट्स थे इसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी कि जो प्रोविंसेस रिटेन रेजिडुअल पावर अंडर अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस। इसके बाद देयर कैन बी नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। इसके बाद जो लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज थी उनको एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए विदाउट रिड्यूसिंग अ प्रोविंसेस मुस्लिम मेजोरिटी टू ए माइनॉरिटी और इक्वालिटी। मतलब जितनी भी लेजिस्लेचर पावर यहाँ पर थी और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उनको बराबर मिलनी चाहिए, उनका बेसिकली डिमांड था। उनका पूरा का पूरा जो है 14 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, उन्होंने पूरा अपना मुस्लिम आइडेंटिटी पे फोकस रखा है, ठीक है। मुस्लिम्स मेक अप 1/3 ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट कैबिनेट मेंबर्स, राइट। इसके बाद नो बिल शेल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलीव्स इट्स detrimental to its interest, right. Any reorganizations of territories must not have an impact on the Muslim majority in Bengal, Punjab and Northwest Frontier Punjab, ठीक है, provinces। तो किसी भी तरह की रीऑर्गेनाइजेशन टेरिटरीज को नहीं दी जानी चाहिए जिन पे मुस्लिम इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कि आपका बंगाल में था, जहां जहां मुस्लिम आपकी मेजोरिटी थी या मतलब लोग थे वहां वहां पर उनका रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। और सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस तरीके से ये थोड़ा सा इनका आपकी आइडेंटिटीज हो जाएंगी, ओके। नेहरू रिपोर्ट की जहां तक बात करें तो उसका आउटकम क्या था? नेहरू रिपोर्ट उन्होंने मुस्लिम पॉलिटिकल जो है सर्कल से बंगाल में यहाँ तक ही आपका फोकस किया था। उसको यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस का जो है उसको एक थ्रेट की तरह देख रहे थे। अब जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ये हैड बिकम एन स्वेकन फॉर मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल। तो बेसिकली हिंदुओं को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था। एक अलग से यहाँ पर जो है आपका जो है मुस्लिम आइडेंटिटी और उसको जो है उनका डिमांड को देखते हुए, तो इसका कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट डिमांड कर रही थी पीपल ऑफ इंडिया के लिए, वुडंट बी सब्जेक्टेड टू फॉर फीचर, एक्सक्यूज मी। एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट जो थी वो पूरे ऑल ऑफ द इंडियन जो आपका कॉन्टिनेंट था उसके लिए सब कॉन्टिनेंट इसकी आइडेंटिटी पे बिलीव कर रही थी, ना कि सिर्फ मुस्लिम और सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी पे, राइट। तो इसकी इंस्पिरेशन अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स था जिसमें यहाँ पर सबको इक्वल आइडेंटिटी दी गई, फंडामेंटल राइट्स प्रोविजंस दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली नेहरू रिपोर्ट जो थी वो ऑल इंडिया पार्टी कन्वेंशन इन कलकत्ता दिसंबर 1928 में उनके द्वारा अडॉप्ट नहीं की गई। सम कम्युनल लीडर्स फ्रॉम मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड द सिख लीग, ये इन्होंने ऑब्जेक्ट इस पे किया है। रिपोर्ट जो थी वो इंस्पिरेशन थी अमेरिकन बिल ऑफ राइट, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है कलकत्ता में इस जो सिख लीग ऑब्जेक्ट इन्होंने किया था इसको। लाहौर सेशन फिर आता है 1929 में। इस सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में यहाँ पर जो 19 दिसंबर 1929 सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से एक माना जाएगा। कुछ सेशंस ऐसे हैं स्टूडेंट जो आपको याद रखने हैं कि कब आपका जो है किसने कौन सा सेशन जो है आपका बेसिकली माना जाएगा कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने उसको लीड किया था। हरिपुरा सेशन था, बेलगाम सेशन आपका महात्मा गांधी ने लीड किया था, राइट। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा लीड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा लीड किया था। कुछ सेशन ना आपको पता होने चाहिए, आपको ये जरूर पढ़ के जाने हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा भी और इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1930, राइट। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अर्ज किया कि इस दिन को आप मनाएं, किस चीज के टारगेट के रूप में आप इसको देखें, एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में, राइट। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन वाज पास्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड द ब्रिटिश ओवर द क्वेश्चन ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो थे
उन्होंने प्रेसिडेंशियल जो है एड्रेस दिया 1886 में नेशनल कांग्रेस में कलकत्ता में। इसके बाद यहाँ पर जो आपका जो फॉर स्वराज एट द सोल एम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राइट। इसके बाद इन 1907 श्री औरोबिंदो एज एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम उन्होंने लिखा है। इसके बाद उन्होंने जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस जो थी एज इट एग्जिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम वैसे ही वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो लाहौर सेशन किस लिए, इंडिपेंडेंस डे, यहाँ से जो 26 जनवरी का जो आइडिया था ना हमारा वो यहीं से आपका ओरिजिनेट होता है, जो हमने अभी सेलिब्रेट किया है अपना जो 74th आपका जो रिपब्लिक डे का जो होता है वो 26 जनवरी को मानने का यही आपका एक तरीका था, इसी वजह से ये हुआ था। ठीक है, कांग्रेस लीडर जो है आपके फेमस पोएट जो हजरत मोहानी, उन्होंने एक्टिविस्ट जो आपका जो फर्स्ट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। अब आप एक चीज ये याद रखिएगा, जैसे कुछ पोएम्स है, सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में, किसने लिखा था, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। इस तरीके से आपको ना ये सब चीजें पता होनी चाहिए इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपसे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बहुत बेइंतहा फैक्ट्स है, तो ये फैक्ट आपको रिमेंबर होने चाहिए। अब 1927 में आ जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने 7 मैन ऑल यूरोपियन कमेटी जो है लीड की थी, सर जॉन साइमन उसमें हो गए, कॉल्ड द साइमन कमीशन टू डेलिब्रेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो थी वो यहाँ पे उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट जो है ग्रांट किया था डोमिनियन स्टेटस के साथ। 1929 में लॉर्ड इरविन, इन्होंने जो वायसरॉय थे उस टाइम पे इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि जो आपका इंडिया वुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन द फ्यूचर, मतलब जल्दी ही हम इंडिया को उसका पूरा डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, राइट। इसके बाद फिर आपका इरविन डिक्लेरेशन जो ट्रिगर्ड अ बैकलैश इन इंग्लैंड पॉलिटिशियन, और उनको जो है उनका गवर्नमेंट से काफी ज्यादा उनको सुनना पड़ा। इसके बाद अंडर प्रेशर लॉर्ड इरविन ने एट अ मीटिंग विद जिन्ना, नेहरू, गांधी, सप्रू टोल्ड इंडियन लीडर्स दैट ही कुड नॉट प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस एनी टाइम सून, राइट। वो मतलब किसी भी टाइम जो है डोमिनियन स्टेटस डिस्कस जो है डिसाइड नहीं कर सकते। ये लाहौर सेशन ही था जब कांग्रेस का सेशन यहाँ पर हुआ था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में देखेंगे। अब लाहौर सेशन 1929 ये हमने बता दिया, इसको वो स्वराज दिवस ये जो है माना जाने लगा 26 जनवरी को, इसी वजह से ही। ठीक है, और न्यू ईयर्स की मिडनाइट में प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर तिरंगा झंडा जो है लहराया था, ये क्वेश्चन भी आपका आता है। और जो रावी नदी के किनारे पे, ठीक है, इट वाज द बैंक्स ऑफ द रावी रिवर इन लाहौर इन पाकिस्तान। ठीक है, अब लाहौर सेशन, इसके सिग्निफिकेंस में मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर वाज अ बायकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आरटीसी हुए थे आपके 31 32 में 1930s में, उसका डिक्लेरेशन जो है आपका बायकॉट यहाँ पे हो रहा था। इंडिपेंडेंस प्लस 1930 26 जनवरी को यहाँ पर ऐसा माना गया कि इसको हम एज अ इंडिपेंडेंस की तरह लेंगे, और ये सेशन इस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड अस फ्रीडम एंड एक्सप्लॉइटेड अस बट हैज आल्सो रूइंड अस इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना सिर्फ हमको ऐसे जो है हमारा जो है हमको एक्सप्लॉइट किया है, बल्कि हर तरीके से हमको यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया है। नो रियल पॉलिटिकल पावर्स आर गिवन, ठीक है, किसी भी तरह की जो रियल पॉलिटिकल पावर्स हमको दी ही नहीं गई हैं, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। अब 172 इंडियन मेंबर्स जो थे आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में यहाँ पर रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे थे, और इंडियन पब्लिक सेंटिमेंट देखा जा रहा था इस जो है लाहौर जो सेशन के बारे में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आपका लाहौर सेशन वाज मोर लाइक अ मैनिफेस्टो, और कांग्रेस रेगुलरली ऑब्जर्व्ड 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, उस दिन के बाद हर साल ये मनाया जाने लगा। 1947 में 15 अगस्त को यहाँ पर ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे माना गया, बट 26 जनवरी 1950 को ही हमने, देखो हमारा पहले ही बन गया था, जो हमारा संविधान था पहले ही बन गया था, बट इसको लागू करने का दिन हमने 26 जनवरी को इसी वजह से माना। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 31 को जो शुरू होती है, इसका क्या मतलब है, ये भी महात्मा गांधी ने लीड किया है, और इसमें
जो है सिटीजन जो है जितने भी लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, डिमांड्स उनको यहाँ पर डिसओबे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, अब जो इसके बाद जो एकदम से उन्होंने चौरी चौरा मूवमेंट के बाद जो वापस ले लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको यहाँ पर देखते हुए एक बार फिर से उन्होंने मूवमेंट जो है मास मूवमेंट शुरू की है। स्वराज इस प्रोग्राम ऑफ रैकिंग डायरकी फ्रॉम विद इन और पेटर्ड आउट इनटू काउंसिल एंड म्युनिसिपल पॉलिसी पॉलिटिकी। ठीक है, तो कहने का मतलब नो चेंजर ग्रुप विच एम्फसाइज्ड अपॉन गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क इन विलेजेस, राइट। द रिमार्केबल हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो यूनिटी है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत डे के टाइम पे देखी गई, राइट। अब नेगोशिएशन जो था जिन्ना का ओवर नेहरू रिपोर्ट प्लान, ये भी दोनों में आपस में बातचीत चल रही थी और हिंदू महासभा ने अपोज कर रहा था जो आपका जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे उनको। एक तरह से यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस का क्रक्स क्या था कि जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना उनको यहाँ पर डिनाई किया जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन हड़ताल यहाँ पर जैसे कैरी ऑन की जाएगी साइमन कमीशन को लेकर हुई थी, जैसे मिलिटेंट कम्युनिस्ट यहाँ पर बॉम्बे कलकत्ता में यहाँ पर ज्यादातर जो है फैले हुए थे। रिवाइवल और रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन बंगाल एंड नॉर्थ नदर्न इंडिया यहाँ पर हुए थे। भगत सिंह की HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये कुछ डेट्स देख लेना। और जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस लेफ्ट वाज एमर्जिंग, जो लेफ्ट साइड थी कांग्रेस की वो एमर्ज हो रही थी और डोमिनेंट स्टेटस की यहाँ पर बात बार बार उठ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-31 में जो इसका मेन जो रीजन अगर देखा जाए तो इनको जो है 1930 जो जनवरी को हमारा जो मूवमेंट को मान रहे थे हम कि जो रावी सेशन हुआ था उसकी वजह से, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आपका जो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस डे एक तरह से देखा जा रहा था इस दिन। और यहीं से फिर आपका गांधी के एफर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो इनकी डिमांड्स थी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड्स है, आप देखेंगे रुपीज स्टर्लिंग रेशियो शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो रेशियो था उनका डिफरेंस था उसको कम किया जाना चाहिए। लैंड रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड मेड अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, सॉल्ट टैक्स ये है यहाँ पे बिल्कुल हटा देना चाहिए जो भी वर्कर्स थे। सैलरीज ऑफ द हाईएस्ट जो है ग्रेड सर्विसेज शुड बी रिड्यूस बाय हाफ। मिलिट्री एक्सपेंडिचर थे उसको 50% तक यहाँ पर जो है शुरुआत कर देनी चाहिए, यानी कि जो मिलिट्री पर भी अब जो हमारे सैनिक थे उन पर भी थोड़ा खर्चा कर देना चाहिए। ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर शुड बी डिस्चार्ज, राइट। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट दांडी मार्च की अगर बात करें तो दांडी मार्च जो था ये आपका 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और गांधी जी ने इसको शुरू किया था विद ओनली 78 सेलेक्टेड फॉलोअर्स के साथ। और ये आपका सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए दांडी एक प्लेस है जो आपका गुजरात में आता है, वहां पर आपकी शुरू हुई थी और ये खत्म हुई थी 6 अप्रैल को। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था गांधी जी ने अपने हाथ से जो है सॉल्ट बना के पिक करके। ठीक है, और इस समय जो है वुमेन शुड बी स्टेज धरना एट लिकर शॉप्स, जो भी जितने भी जो लिकर शॉप्स थे उन पे धरना दिया गया वुमेन्स के द्वारा। नो टैक्स शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, फॉरेन क्लोथ शुड बी बर्न, राइट। या स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट ये देखा जाए तो वंस द वे वाज क्लियर्ड बाय गांधीज रिचुअल एट डांडी और डिफेंस ऑफ द सॉल्ट लॉ स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री, राइट। तो स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट देखा गया जो दांडी मूवमेंट है इसका, अगर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक पार्ट था दांडी जो यात्रा हुई थी। इसमें 4th of May 1930 में अनाउंस दैट ही वुड लीड अ रेड ऑन द जो आपका धरसाना सॉल्ट वर्क्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। द onset of monsoon made the salt manufacture difficult and the Congress switched to other forms of mass struggle all characterized by similar pattern of careful choice of social issues। देखा जाए तो जैसे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू रोयतवाड़ी एरियाज में जो रॉयत थे उनके बारे में अगर आपको हिस्ट्री देखना है तो पिछला जो पार्ट 3 था वो देख लीजिएगा। नो चौकीदार टैक्स कैंपेन इन जमींदारी एरियाज, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंसेस, राइट। ये जो पार्ट थे यहाँ पर आपके रिकॉर्ड किए जा रहे थे। तमिलनाडु में देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था तिरुचिरापल्ली में। जो आपका अगर सॉल्ट लॉ की मैं बात करूं तो जो दांडी यात्रा वेस्ट में महात्मा गांधी लीड कर रहे थे तो साउथ में सी राजगोपालाचारी कर रहे थे। मालाबार में कलप्पन, ठीक है। इसके बाद आंध्रा रीजन में ये डिस्ट्रिक्ट सॉल्ट मार्चेस यहाँ पे आपकी की गई, ठीक है। और इसके बाद बंगाल में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस। तो एक तरह से देखा गया कि जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने का जो प्रोसेस था ये पूरे इंडिया का ही
एक नेशन वाइड मूवमेंट बन गया था, क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था और पूरा इंडिया ही इसमें पार्ट ले रहा था। बिहार में ऑफ कोर्स चंपारण सरण, ये 2 पार्ट थे। पेशावर में आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे और बाकी जो थे आपके अमंग पठान हैड पोलिटिसाइज्ड देम। दरसाना जो एरिया था, सरोजनी नायडू, इमाम साहिब, मनीलाल। ओके, इसके बाद आपका रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट स्टेशंस, जो सेक्शंस की अगर बात करें, द मिलिटेंट अर्बन एजुकेटेड यूथ जो था टेंडेड टू बी अट्रैक्टेड मोर रिवोल्यूशनरी टेररिज्म इन बंगाल। अगर इसका रिस्पॉन्स देखा जाए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, तो द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग दिस पॉइंट वाज मुस्लिम पार्टिसिपेशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था वो कम देखने को मिला, और यही इसका जो है अलग अलग जो सेक्शन थे, बेसिकली मुस्लिम सेक्शन, ये इसमें एक तरह से फेलियर साबित हुआ। ठीक है, अदरवाइज ये पूरी तरह से आपका फुल फ्लेज्ड सक्सेसफुल मूवमेंट था 1930s में। ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट्स हो, वुमेन हो, आपके मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास, सबने इसमें पार्ट लिया था। राइट, आपका गवर्नमेंट एटीट्यूड का क्या था, वो इसमें जो है पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, इसको जो है मूवमेंट के लिए यहाँ पर आपका फॉलो कर रही थी, कि मूवमेंट को दबाने का कोशिश कर रही थी। प्रेस एक्ट हो गया, चाहे 1910 के बाद है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन इसमें लगाया गया था न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर मैगजीन स्टॉप देयर पब्लिकेशन। और एफर्ट्स फॉर ट्रूथ, यानी कि इसके बदले में क्या एफर्ट्स किए गए, गवर्नमेंट जो है थ्रू आउट 1930s में उन्होंने जो है जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे, उन्होंने टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, और इसकी तरह गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर जो प्राप्त करने की जो है मांग यहाँ पर लोगों ने रखी थी। ठीक है, और एक तरह से ये गवर्नमेंट एटीट्यूड रहा था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अगर फीचर्स की हम बात करें, तो फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था भाई, महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद रूरल एरियाज में जो आपके लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। फीमेल पार्टिसिपेंट्स इसकी देखा जाए तो लार्ज नंबर में थे। सत्याग्रह मूवमेंट वाज लेड बाय वेल नोन वुमेन सच एज कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये इसमें पार्ट ले रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थे, इसके कॉजेज क्या क्या हैं अगर देखा जाए, तो अनरेस्ट जो था सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशंस में, वहां पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर हो रहा था एस्टेब्लिश, इसी वजह से हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था 1927 से ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जो बात कर रही थी, उसके यहाँ पर अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने बोला है। और 1928 अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन कैलकाटा बाय द कमिटी लेड बाय द मोतीलाल नेहरू। The Indian National Congress demanded that the British government accepted Nehru report in 1928। ठीक है, तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है, ये इन्होंने देखा है, इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है इसको। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक को टॉपिक पे इतना ज्यादा नहीं रुकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दांडी मार्च में बता चुकी हूँ 12 मार्च 1930। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद सरोजनी नायडू, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लीडर हो जाती हैं, यहाँ पर फीमेल लीडर जो महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ पर लीड कर रही थी। इसके कई पिक्चर्स भी आपने देखे होंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करें तो इसका स्प्रेड गांधी जी का जो है पूरी इंडिया में देखा गया। ठीक है, 1930 में और मई 1930s तक, तो ये साल्ट वर्कर्स जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे थे, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो है फॉलोइंग एक्शन इसके लिए लिए गए। गांधी जी का जब अरेस्ट हुआ, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रवतवाड़ी एरिया, नो चौकीदारी टैक्स, यहाँ पे कोई भी चौकीदारी टैक्स ना लिया जाए, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट टैक्स लॉज इन सेंट्रल प्रोविंसेस देखा जाए। तो सुनिए, पीसीएस की तरफ से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये डिटेल्ड जो है लेक्चर्स ये दिए जा रहे हैं, और आप आई थिंक इससे बेहतर आपको कहीं भी जो है प्रिपरेशन नहीं करने का जो है और कोई प्लेटफॉर्म मिला होगा, कि जितने भी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, चाहे आपका मिडिवल हुआ, अब चाहे आपका मॉडर्न हुआ, हर एक टॉपिक को इतना एलेबोरेटली मैंने यहाँ पे बताया है विद हेल्प ऑफ पीपीटीज एंड पीडीएफ्स। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान से अपना बीपीएससी हिस्ट्री कंप्लीटली मुझ पे जो है आप डिपेंड कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट लॉ। ठीक है, तो आपका 2 दांडी मार्च यात्रा थी, वो हमने देख लिया है। इम्पैक्ट, ड्रॉबैक्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मूवमेंट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इस पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा भाई। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स 1930s में जो आपका एटीट्यूड वाज एम्बिवेलेंट एज इट वाज पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड, मतलब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या था कि वो रिप्रेस करना चाहती थी मूवमेंट को, और जो कांग्रेस की जो फिलॉसफी थी उसको, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत बड़ा डिलिब्रेशन का पार्ट हुआ, और रिप्रेशन जो यहाँ से शुरू हुआ, और ऑर्डिनेंसेस
प्रोहिबिटिंग सिविल लिबर्टीज वर फ्रीली यूज्ड इंक्लूडिंग द गैगिंग ऑफ प्रेस। ठीक है, तो एक तरह से प्रेस को भी दबाया गया, राइट। तो यहाँ पर आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाउ हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो लाठी चार्ज हुए और अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर एट्रोसिटीज जो है की गई। तो ये सब बातें वही रिपीट हैं। गांधी इरविन पैक्ट देखा जाए तो 1931 में होता है। ऑन मार्च 5 1931 महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन, यहाँ पर जो अगर उनकी बात की जाए, इंडिया देन वॉइसरॉय, उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे इंडिया में, गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। इसमें जो है दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उससे पहले ही जस्ट साइन किया गया था, और इसको दिल्ली पैक्ट भी जो बोला जाता है, राइट, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली। Congress of the government to lay the groundwork for the round table conference to be held in England। महात्मा गांधी उन्होंने रातों रात जो है लॉन्ग टॉक्स विद वाइसरॉय लॉर्ड इरविन which culminated in the Gandhi Irwin Pact signed by Gandhi on behalf of Congress and Lord Irwin on behalf of British government। तो दोनों ने जो है एक जो है आपका एक पैक्ट साइन किया था। इसमें इन्होंने जो है बात रखी थी अपने डोमिनियन स्टेटस की। अब कराची सेशन की बात कर लेते हैं, जो लाहौर इसका कांग्रेस का सेशन हुआ था 1931। इसका इंट्रोडक्शन अगर करते हैं 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट के बाद जस्ट ये हुआ है, और भगत सिंह का एग्जीक्यूशन जो है उस समय हुआ था। तो ये काफी ज्यादा उस समय रिसेंटमेंट चल रहा था अगेंस्ट गांधी फिलोसफी। तो यहाँ पे गांधी जी का जो रूट था कराची के लिए, उन्होंने जो है ब्लैक फ्लैग उनको दिखाए गए पंजाब नौजवान भारत सभा ने, कि उन्होंने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं जो है मेंशन किया भगत सिंह की जो फांसी थी उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बात हुई थी कराची सेशन में। बैकग्राउंड इसका क्या था, गांधी इरविन अकॉर्ड, जिसको गांधी जो कांग्रेस जो बोलती थी सिविल डिसोबीडियंस का एंड जिसको बोला गया है, राइट। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हो रही थी, गांधी वाज टू स्पीक फॉर द कांग्रेस गोल इन ऑफ स्वराज। अब ऑल्सो भगत सिंह बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रेजेंस। अब यहाँ पे भगत सिंह जो थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन रहे थे कांग्रेस के लिए। बट यहाँ पर उनकी जो डेथ जब होती है तो आपका यहाँ पर गांधी जी ने उसको नहीं रोका। तो ये इसका एक तरह से बैकड्रॉप माना जाता है। कांग्रेस रेजोल्यूशन जो कराची में लिया गया, उन्होंने दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट वाज एंडोर्स्ड, और गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीट्रेटेड। इस समय फिर से इसकी बात की गई थी। इसके बारे में कुछ यहाँ पर बातें, फंडामेंटल राइट्स मांगे गए थे, उसकी बात क्या थी, फ्री स्पीच की, प्रेस की मांगी गई, और फॉर्म एसोसिएशन की फॉर्म करने का फ्री होना चाहिए, राइट टू असेंबल मतलब किसी भी तरह की सभा करने का राइट होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर जो अडल्ट है उन सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इक्वल लीगल राइट होने चाहिए कास्ट क्रीड सेक्स को देखते हुए भी, और रिलीजियस मैटर्स, फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये सब यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब कराची सेक्शन का सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसमें सोशो इकोनॉमिक जो पार्ट है वो कराची रेजोल्यूशन से ही आपका यहाँ पर आया है। ठीक है, और इसके बाद वाइसरॉय लॉर्ड इरविन इन फरवरी 1931 में जो है इसको नेगोशिएट किया है। गांधी इरविन पैक्ट जो है वाज ग्रेटली क्रिटिसाइज्ड बाय नेशनलिस्ट फॉर इट्स कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, राइट। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया, तो कॉम्प्रोमाइज की आप क्यों अब वेस्टर्न गवर्नमेंट से अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी आजादी के बदले, राइट। हमको कंप्लीटली जो है डायरेक्ट अपना फ्रीडम चाहिए, हमें और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। ये देखा गया कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो हेडेड बाय सुभाष चंद्र बोस थी, उन्होंने इसके बारे में जो है इसका रेजोल्यूशन का इन्फ्लुएंस इसमें देखा गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसकी अगर फीचर्स देखें तो रैमसे मैकडोनाल्ड ये इन्होंने हेड किया था, और ये नवंबर 1930 से जनवरी 30 से भी 1931 के बीच में लंदन में हुआ था। ठीक है, और ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ इक्वल बिटवीन ब्रिटिश एंड द इंडियंस ये हो रही थी। कांग्रेस एज वेल एज सम प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स डिक्लाइन टू अटेंड। इट वाज अटेंडेड बाय प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, ये सब इसमें अटेंड इन्होंने किया था। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने अटेंड किया था कि नहीं की, तो देखो भाई कहीं कांग्रेस लिखा हुआ है, नहीं, तो कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। ठीक है, डिक्लाइन टू अटेंड, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था अटेंड करने से। इसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी ने तीनों अटेंड किए थे, राइट। और इसके कुछ इश्यूज थे, क्या थे इसमें कि फेडरल गवर्नमेंट चाहिए हमको, सिंध और नॉर्थ वेस्ट जो आपका एरिया है वो सर्विसेज में आना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे अनटचेबल्स के लिए यहाँ पर बात की थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अनटचेबल्स के राइट के लिए बात की गई है, राइट, ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका
इसके आगे हम बढ़ते हैं तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। सेकंड राउंड टेबल इसी में 1931 में सितंबर में होता है, जनवरी में खत्म हुआ था फर्स्ट और सितंबर में होता है दूसरा। डेट ए टाइम याद रखना आप, ठीक है, दिसंबर तक चलता है फिर ये। इसके बाद पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी भाई, रामसे मैकडोनल्ड थे आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद आपका महाराजा दीवान थे प्रिंसली स्टेट के इंडिया के, सम ऑफ महाराजा भी थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, इंदौर महाराज, ये सब जो अलग अलग महाराजा थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश इंडियन ग्रुप, ये रिप्रेजेंटेड सोनली बाय गांधी, गांधी जी यहाँ पर उसको कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना थे, राइट, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। देन इसके बाद आपका हिंदू रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट क्लासेस बी आर अम्बेडकर ने इसको अटेंड किया था, सिख की तरफ से ये थे, तो अलग अलग सब लीडर्स का मैंने नाम लिख दिया है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखा जाएगा, 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, ठीक है, दिसंबर में खत्म हुआ था, तो ये आप देख लीजिएगा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होता है आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को ये खत्म होता है। तो 3 राउंड टेबल आपकी यहाँ पर होती हैं, एक आपकी 1930s से शुरू होकर 1930s टू दिसंबर में यहाँ पे जाके खत्म होती है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें पर्सनैलिटीज कौन थी, 46 डेलीगेट्स यहाँ पर आपके आए थे। इसके बाद आगा खान, ब्रिटिश इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान द थर्ड, प्रिंसेस एंड दीवान्स रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो दीवान ऑफ मैसूर, टी कृष्णाचार्य, वी टी कृष्णाचार्य, इसके बाद अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो डिप्रेस्ड क्लासेस ने जो अम्बेडकर जी ने इसको लीड किया था। यहाँ पे वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया था बेगम जहां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे और भी लीडर्स हैं आप देख सकते हैं। तो यही आपका मच हैपेंड इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में ना, कुछ खास निकल के नहीं आया, बट ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब कम्युनल अवार्ड क्या था भाई, कम्युनल अवार्ड आता है रैमसे मैकडोनल्ड, वही आपके प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उस टाइम पे चल रहे थे, ठीक है। 16 अगस्त 1932 डेट याद रखना, 16 अगस्त 1932, ठीक है। तो ये आपकी डेट आपसे पूछी जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद ही द ब्रिटेन जो आपकी ब्रिटेन यूनिलेटरल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंडियाज मेनी कम्युनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड ये यहाँ पर इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि जो रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस विच वर ग्रांटेड 78 रिजर्व सीट्स, राइट। अब बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो बैकग्राउंड क्या कहता है कि जो डिबेट थी ये आपकी सेपरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट, यहाँ पर आपकी जो इलेक्शंस के लिए बात की जा रही थी उनकी वेरियस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में। तो सिमिलर डिस्पुटेशन 1906 में ये इसके बारे में बात हुई थी। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में यहाँ पर जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मैनी लीडर्स डिप्रेस्ड क्लास के फेल्ट दैट देयर शुड बी डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। वही बी आर अम्बेडकर जो थे अपने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। मेन प्रोविजंस ऑफ द कम्युनल अवार्ड, अगर कम्युनल अवार्ड की जो मेन प्रोविजंस है अगर उसके बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा कि आपके जो मुस्लिम्स, यूरोपियंस और जितनी भी आपकी मतलब कम्युनिटीज थी ना इंडिया में, जो स्पेशली जो माइनॉरिटी थी, डिप्रेस थी, एंड द इवन द मराठा लोग भी ऐसे शामिल थे, गॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। सच एन अरेंजमेंट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज टू बी मेड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, आने वाले 20 सालों के लिए, और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनको सीट दी जानी चाहिए कम्युनल बेसिस पर। तो यही था कम्युनल अवार्ड, मतलब भारत को एक तरह से डिवाइड करने का पूरा तरीका यहाँ पर था, ठीक है। अब इसके बारे में रिस्पांस क्या था, कांग्रेस का क्या रिस्पांस था, वो इसको डिसएग्री कर रहे थे स्ट्रांगली, भाई क्यों आप लोग अलग अलग जो है अपना कम्युनिटी बना रहे हैं, हम तो सब एक है। नेशनलिस्ट भी यहाँ पर उनका भी यही मानना था, ठीक है। गांधी जी ने जो है इंडिया की यूनिटी पे इसको अटैक देखा, तो इन्होंने भी स्ट्रांगली इसको इनकार कर दिया। उन्होंने कम्युनल अवार्ड को सपोर्ट किसने किया, अम्बेडकर ने। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो यहाँ पर डिप्रेस क्लासेस की जो हिस्ट्री थी उसको देखते हुए मानते थे कि उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए। लगे हाथ तो पूना पैक्ट भी आ जाता है। पूना पैक्ट 1932 में क्या करते हैं, इसमें सिर्फ 2 पार्टी हैं, आपके बी आर अम्बेडकर, आपके गांधी जी, राइट। इसमें गांधी जी हैं। ये क्या है कि भाई आपके 148 सीट उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में एलोकेट की जाती है, और एज अपोज टू द 71 प्रोमिस्ड बाय द कम्युनल अवार्ड, मद्रास में 30 सीटें, बॉम्बे में 15, पंजाब में 8, ये जो आपकी ओप्रेस्ड क्लास थी, जो एससीज क्लास थे, SC ST, उनको यहाँ पर आपका जो एक तरह से फेस देने के लिए
ये बी आर अम्बेडकर जी बात कर रहे थे कि किस तरीके से उनका पास्ट इतना ग्लोरीफाइड नहीं है, उनके साथ कितना रिप्रेशन हुआ है। तो इन सबको देखते हुए उनको अब एक सेपरेटली आइडेंटिटी दे देनी चाहिए। अगर पूना पैक्ट हो जाता तो फिर शायद इंडिया में जो रिजर्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक चल रहा है वो नहीं होता, राइट। उन सबको अलग अलग आइडेंटिटी अगर मिल जाती तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उनको जो है रिस्पेक्ट भी इक्वली मिलती। बट गांधी जी ने इसको मना कर दिया और उसके साथ साथ वो भूख हड़ताल पे चले गए और वहां से उन्होंने जो है नहीं मानने दिया इसको, ठीक है। और सितंबर 24 1932 में ये एग्रीमेंट हिंदू लीडर्स और इंडिया के दलित्स और उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हो रहा था। और 4 अगस्त 1932 को प्रपोजल वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये इनकी तरफ से हो गया था। बट ये यहाँ पर डिप्रेस क्लास मदन मोहन मौलवी, गांधी जी, ये सब थे। बट गांधी जी ने इसको फास्ट अनटू दैट, ये आपका एंड ऑफ द फास्ट दैट गांधी जी वाज अंडरटेकिंग द जेल में भी वो फास्ट कंटिन्यू रखे। अगर ये जो है माना गया तो मैं जो है अपनी जान दे दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने इसको फॉलो आउट किया। तो पूना पैक्ट के टर्म्स क्या थे? तो यहाँ पर वही डिप्रेस क्लासेस को यहाँ पर इक्वल जो है स्टेटस देने के लिए यहाँ पर उनका जो अलग अलग जो है रिजर्व्ड सीट उनको दी जानी चाहिए, राइट। तो 18% ऑफ द सीट अलॉटेड टू द जनरल इलेक्टोरेट यहाँ पर देखा गया, राइट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द पूना पैक्ट क्या हुआ कि एक तरह से डिप्रेस क्लासेस के बारे में भी जो है थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पर उनको दिया गया, डिप्रेस क्लासेस के बारे में बात जो यहाँ पर की गई, राइट। तो इसके बाद जो है आपका डाउन साइड क्या थे इसके पूना पैक्ट के, वो अगर देखा जाए तो जो पैक्ट मेड द डिप्रेस क्लासेस पॉलिटिकल टूल्स विच कुड बी यूज्ड बाय मेजोरिटेरियन कास्ट हिंदूज हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर देखा जाना चाहिए। और इस बारे में जो आपका सबमिट ऑफ द स्टेटस को वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये यहाँ पर आपका जो कमेटी है उसके देखते हुए यहाँ पर बनाई गई। सो अभी स्टूडेंट्स ये जो क्लास नंबर जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 5 इसको हम यहीं तक रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हम एक नेक्स्ट क्लास में जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट आपका सेशन होगा क्लास नंबर 6, उसमें हम कंप्लीट करेंगे, पूरा लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे। सो इट विल बी लास्ट क्लास फॉर मॉडर्न हिस्ट्री प्रेजेंटेड टू यू ओनली बाय शून्य पीसीएस। सो थैंक यू सो मच एंड लास्ट क्लास में जरूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।